हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सीएसएस। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम पूरे इस चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप क्लास 10 के एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम ये टॉपिक देखेंगे। स्टैटिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, डीएचटीएमएल क्या होता है, कैस्केडिंग इम्प्लाई कैसे करते हैं, और फॉन्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। पूरा चैप्टर हम सीएसएस का इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उसके बाद आपको कहीं और सीएसएस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपने स्टैटिक वेब पेज के साथ। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, जिसका कंटेंट सबके लिए सेम रहता है, आपके लिए, हमारे लिए, और जितने भी लोग हैं दुनिया में उस सबके साथ उसका कंटेंट सेम रहेगा। जैसे कि हमारी एजुकेशन वेबसाइट्स है जिसपे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, अपने आंसर्स नहीं दे सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये सब क्या होते हैं, स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज इज अ पेज दैट शोज फिक्स्ड कंटेंट। इट डजंट चेंज ऑटोमेटिकली एंड डज नॉट यूज अ डेटाबेस। ऑटोमेटिकली का मतलब है ये अपने आप चेंज नहीं होते, इन्हें चेंज करना पड़ता है। कौन चेंज करता है? जो इन वेब पेजेस को बनाता है। कंटेंट रिमेन्स सेम फॉर एवरी यूजर, क्रिएटेड यूजिंग HTML प्लस CSS। इस जो ये स्टैटिक वेब पेज हम बनाते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हम HTML और CSS का यूज करते हैं। फीचर क्या होते हैं स्टैटिक वेब पेज के? फिक्स्ड कंटेंट रहेगा, मतलब कंटेंट हमारा चेंज नहीं होगा। फास्ट लोडिंग होती है, कोई बार बार अपडेटिंग नहीं होगा, मेंटेनिंग नहीं होगा, तो लोडिंग भी फास्ट हो जाएगी। इजी एंड इजी टू डिजाइन है ना। नो सर्वर साइड प्रोसेसिंग, सर्वर पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। यूज HTML फॉर स्ट्रक्चर एंड CSS फॉर स्टाइलिंग। CSS के बारे में हम थोड़ी देर में सब कुछ डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। यूजेस क्या है? इन्फॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो उसमें हमें दूसरे के इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन स्टडीज, नोट्स, शोइंग रिजल्ट, इन सब में भी हमें यूजर के इंटरेक्शन की रिजल्ट डाल रहे हैं तो रिजल्ट सामने वाला देख लेगा, उसमें खुद तो से कुछ चेंज करना नहीं है ना। तो ये काय का यूज हुआ? स्टैटिक वेब पेज का। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग, बुकिंग, पेमेंट्स, ये क्या सबके लिए सेम रहेगा। इसमें यूजर का इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए स्टैटिक वेब पेज होता है। चलिए अब देखते हैं डायनेमिक वेब पेज को। डायनेमिक पेज क्या होता है? जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए उसका कंटेंट अलग अलग होगा। जैसे कि आप यूट्यूब की फीड देख लीजिए, आप जो चीज देखते होंगे वो आपकी फीड में आएगी, मैं जो चीज देखती हूँ मेरी फीड में आएगी, और जो लोग देखते हैं उनकी फीड में वो आएगा। जैसे आप क्लास 10 का कंटेंट देखते होंगे तो आपकी फीड में क्लास 10 आती होगी, मैं जो देखती हूँ वो फीड मेरी में आएगी। तो ये क्या है कि अलग अलग कंटेंट सबके उस पर आता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग एप्स देख लीजिए, आप जैसे जींस ज्यादा सर्च कर रहे हैं तो आपकी फीड में जींस आएगा, मैं जो चीज सर्च कर रही हूँ मेरी फीड में वो आएगा, जिससे कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वही चीज बाय कर लें, है ना। ये क्या होता है? डायनेमिक कंटेंट, मतलब सबके लिए अलग अलग हो जाए या फिर जो चीज चेंज होती रहे। जैसे कि क्रिकेट स्कोर देख लीजिए, वहां जितने रन होंगे उतने आपके पे डायरेक्टली शो होने लगेंगे। अ डायनेमिक वेब पेज इज अ वेब पेज whose content changed automatically based on user action। यूजर एक्शन मतलब आप यूजर एक्शन, जैसे कि आप लोग जो चीज सर्च कर रहे हैं वो आपके में दिखाएगा, मैं जो चीज सर्च कर रही हूँ मेरे में दिखाएगा, ये सब है यूजर एक्शन, है ना। मेन फीचर क्या होता है? कंटेंट चेंज ऑटोमेटिकली। अब हम तो नहीं बता रहे ना कि हमें क्या चीज दिखाओ, वो हमारी सजेशंस को खुद ही शो कर रहा है जो चीज हम ज्यादा देखते हैं। कनेक्टेड टू अ डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्ट रहता है, क्योंकि आपकी डिटेल भी वहां सेव होंगी, मेरी भी सेव होंगी, तो डेटाबेस होना जरूरी है। इंटरेक्टिव लाइक कमेंट्स एंड फॉर्म। चलिए तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज। आप लोगों को स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पर डिफरेंस उसके सबसे ज्यादा मेन है, ये बहुत ज्यादा बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अगर आप पेपर में 3 पॉइंट्स भी लिखाते हैं तो भी काफी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक प्री-बिल्ट कंटेंट इज द सेम ईच टाइम इज पेज लोडेड। जितनी बार हम पेज लोड करेंगे हमारे पास सेम कंटेंट आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा जब तक वो सर्वर साइड से चेंज नहीं किया जाएगा। कंटेंट इज जनरेटेड ऑन द फ्लाई एंड चेंज रेगुलरली, मतलब कंटेंट चेंज होता रहता है, जैसे जैसे लोग क्लिक करेंगे वैसे वैसे कंटेंट चेंज होगा। कंटेंट ओनली चेंज व्हेन समवन अपडेट्स एंड पब्लिशेस द फाइल। जब कोई कंटेंट को अपडेट करता है तब वो चेंज होगा। पेज कंटेंट सर्वर साइड कोड अलाउ द सर्वर टू जनरेट यूनिक कंटेंट व्हेन द पेज इज लोडेड। इसका काम क्या है कि जब भी पेज लोड होगा तो ये कुछ ना कुछ नया काम दिखाएगा। मान के चलिए हम मीशो को ऑन करते, तो जरूरी तो नहीं है शुरू में उसने पहली बार जींस दिखाई तो बाद में भी जींस दिखाएगा। हमने जो चीज सर्च किया वो दिखा देगा, हमारी जो रिकमेंडेशन होगी उस हिसाब से वो दिखा देगा। मतलब पेज को लोड जितनी बार करेंगे उतनी बार वो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट हमें दिखाएगा। स्टैटिक में सिर्फ HTML कोड और CSS लगती है, पर डायनेमिक में हम PHP, JS, ASP कुछ से भी हम बना सकते हैं, और उसे डेटाबेस से कनेक्ट करना भी हमारे लिए जरूरी
होता है। एग्जाम्पल, अबाउट अ स्पेस विद कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, मतलब हमारे बारे में हम जानकारी जो देते हैं। और होम पेज जो होता है सेम रहता है सब वेबसाइट्स के लिए, वो हमारी क्या है, स्टैटिक है, उसके साथ हम किसी को छेड़छाड़ करने नहीं देंगे, है ना। मतलब वो जैसा है वैसा ही रहे, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे तो रहेंगे, किसी के लिए बदलेंगे थोड़ी ना। तो ऐसे ही हमारा जो अबाउट का पेज है वो भी सेम वैसा ही रहेगा जैसा वो है, वो किसी के अकॉर्डिंग बदलेगा थोड़ी ना। कोई चाहता है कि उसमें हम ये चीज ऐड कर दें, तो वैसा नहीं करना है। और डायनेमिक में वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं व्हाट इज डीएचटीएमएल। डीएचटीएमएल का मतलब क्या है, डायनेमिक एचटीएमएल। एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डायनेमिक एचटीएमएल पेज को हम बनाते कैसे हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से। वही स्टैटिक वेब पेज को कैसे बनाते थे हम, सिर्फ जावास्क्रिप्ट सॉरी सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से। डीएचटीएमएल में एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल को हम वो क्या करते हैं, पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ दिखेगा। सीएसएस को हम करते हैं डिजाइन के लिए, मतलब हम मान के चले अगर हम किसी में से सीएसएस उठा दें तो कोई मतलब नहीं है ना। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारी बॉडी का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है ना, कंकाल, उसका वो है हमारा सिर्फ एचटीएमएल का कोड। अब उसके ऊपर हमारी स्किन लेयरिंग ये सब क्या है, सीएसएस, मतलब डिजाइनिंग, हमारा कलर कैसा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारे लिप्स का कलर कैसा होगा, ये सब हमारी है सीएसएस, मतलब आउटर डिजाइनिंग, जिससे कि हम सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, है ना। और जावास्क्रिप्ट, हम बोल रहे हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, वो सब है हमारे जावास्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डायनेमिक एचटीएमएल। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला है हमारा एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करेगी, हमारी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगी। अब आप बॉडी में ही ले लीजिए, पहले हमारा कंकाल डिजाइन होगा, वैसे ही हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के एलिमेंट वगैरह डिजाइन करते हैं कि क्या एलिमेंट्स होंगे, कहाँ पुट होंगे, ये सब एचटीएमएल से हम कर लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी कैस्केडिंग स्टाइल, सीएसएस। वो क्या करेगी, अब डिजाइन करेगी। मान के चलिए हमारे कंकाल पे हमारा स्किन लगाई जाएगी और कलर डिजाइन किया जाएगा, ये सब कौन करेगा, सीएसएस। ऐसे ही वेब पेज में हम क्या करेंगे, सीएसएस लगा देंगे, जिससे कि हमारा वेब पेज और इंटरेक्टिव दिखने लगे। उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इंटरेक्टिव बनाएगा, डायनेमिक बनाएगा। जैसे कि हमारी बॉडी में स्किन लग गई, हम अट्रैक्टिव दिखने लगे, पर जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमारे अट्रैक्टिव दिखने का कोई काम ही नहीं है ना। तो हम उस चीज को इंटरेक्टिव बनाएंगे, हम बोल पाएंगे तो आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे, है ना, हम चलेंगे तो आप थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सब क्या है, इंटरेक्टिव बनाना। ऐसे ही जब हमारी जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट बनाते हैं तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए, अपने अपने व्यूज लिख पाए, तो वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। चौथा है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट रिप्रेजेंट द वेब पेज एज अ ट्री स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, पूरे वेब पेज को एक ट्री स्ट्रक्चर में डिजाइन करेगा, जिससे कि हम कंटेंट स्टाइल वगैरह को अच्छे से चेंज कर पाए। उसके अब हम समझते हैं सीएसएस प्रॉपर्ली होती क्या है। CSS stands for Cascading Style Sheet. It is used to design and style HTML web page with CSS. We can change color, font, background, layout, spacing and size of elements. मतलब हम पूरी तरीके से हर चीज उसके साथ वेबसाइट के साथ कर सकते हैं, जो कि हम उसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए करना चाहते हैं। हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ये सब किसकी मदद से करेंगे, सीएसएस की मदद से। सीएसएस सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्टर, फिर प्रॉपर्टी, फिर वैल्यू। ये सिंटेक्स हमारा सबके लिए सेम रहता है, चाहे हम सीएसएस में कोई भी प्रॉपर्टी लिखे, ठीक है। सिलेक्टर क्या होते हैं, जैसे हमारा एलिमेंट है h1, वो है हमारा सिलेक्टर। HTML एलिमेंट नेम लाइक h1p डिवीजन, है ना, div टैब, ये सब क्या होते हैं हमारे सिलेक्टर्स। जितने भी टैग है हमारे वो आएंगे सिलेक्टर्स में। प्रॉपर्टी, हम उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, वो सब हमारी प्रॉपर्टी होती है। वैल्यू, जितनी वैल्यू हम देना चाहते हैं, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, कलर हम रेड देना चाहते हैं, ब्लू देना चाहते हैं, वो सब क्या है, वैल्यू, जो चीज हम चेंज करना चाहते हैं। जब HTML और CSS पूरी आपस में मिल जाती है तो हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है। अब ये हमारे पास एक पूरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसमें पहले हम समझते हैं, उसके बाद रन करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने सिंपल अपनी HTML ऑन कर ली, ठीक है, HTML टैग। अब इसके अंदर टाइटल लिख दिया। मैंने आपसे कहा था कि हमने HTML की वीडियो में डिस्कस किया था, CSS को हम हेड टैग के अंदर लगाते, तो हेड टैग के अंदर हम सबसे पहले स्टाइल सेट करेंगे। स्टाइल में फिर क्या करेंगे, h1 टैग, ये क्या है हमारा सिलेक्टर। उसके बाद हमने दी प्रॉपर्टी, हमें कलर चेंज करना है, फिर हमने वैल्यू दे दी, वैल्यू क्या है, ब्लू। ये हमारा एक सिलेक्टर हो गया।
अब दूसरा हमने पी टैग बनाया है। पी टैग में हम क्या कर सकते हैं, कलर ग्रीन, है ना, और फॉन्ट साइज हमें 20 पिक्सल चाहिए। उसके बाद हमने स्टाइल टैग को बंद कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी को ओपन करके हमने H1 और अपना पी टैग दे दिया। उसके बाद बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इस तरह से हमारा जो क्या होगा, इससे देखिए हमारा जो दिस इज अ हेडिंग जो आएगा वो किस कलर में आएगा, ब्लू कलर में, और दिस इज अ पैराग्राफ स्टाइल्ड यूजिंग CSS किस कलर में आएगा, ग्रीन कलर में। ठीक है, अब इस कोड को हम रन करके देंगे, इसको नहीं पर किसी और कोड को हम रन करके देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आएगा, और जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है, तो हम इसी में अपनी स्टाइल शीट लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्टाइल टैग को ऑन करेंगे। स्टाइल टैग को ओपन करने के बाद हमारे इसमें देखिए हमारे H1 टैग है, हम H1 पे प्रॉपर्टी देके देखते हैं। ठीक है, H1 हमने सिलेक्टर लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। अब हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर इसमें लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, ब्लू वायलेट कर विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम रन करते हैं तो देखिए हमें कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। हम जो कलर अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे रन करके देखते हैं। अब देखिए हमारा जो फॉर्म का कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं पर्पल आ रहा है ना, ब्लू वायलेट जो हमने सिलेक्ट किया था। अब यही अगर हम फॉर्म का चेंज कर दें, फॉर्म, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, कलर, इसमें से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। कलर हम इसमें ब्राउन चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम रन करते हैं। ये देखिए हमारे जो इस सब के कलर है वो सब ब्राउन में आ रहे हैं। और प्रॉपर्टीज है उन्हें हम चेक करेंगे, पर ये प्रॉपर्टी मैंने, आप देख लीजिए किस तरह से हमने सिलेक्टर लिखा, प्रॉपर्टी लिखी, वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बाद पूरा कोड हमारा कलर चेंज हो गया। अब देखिए हमारे पास कैस्केडिंग इम्प्लाइज क्या होते हैं, मतलब हम कैस्केडिंग CSS को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होता है, जैसे हमने H1 लिखा उसी के साथ में बॉडी के अंदर H1 के साथ में हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि हमें कलर कैसा चाहिए, पिक्सल्स कितने चाहिए, ये सब हम एलिमेंट के साथ में ही सिलेक्ट कर दें। इंटरनल CSS क्या होती है, जो हम हेड के अंदर देते हैं, स्टाइल टैग के अंदर हेड के साथ। ठीक है, और फिर एक्सटर्नल CSS क्या होती है, जो हम फाइल दूसरी फाइल को अपनी फाइल से लिंक करते हैं। मतलब हमने एक CSS की अलग फाइल बना ली, उसका बेनिफिट क्या होता है, हम उस फाइल को किसी भी वेब पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटरनल कर दी हमने तो वो उसी वेब पेज में रहेगी। एक्सटर्नल में क्या होती है, हम उस फाइल को अपनी फाइल से कनेक्ट करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं और दूसरी फाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम एक बार लगा के देखते हैं। इफ सेम एलिमेंट हैज 3 स्टाइल, CSS विल चूज द हाईएस्ट प्रायोरिटी रूल। अगर सेम एलिमेंट के पास 3 स्टाइल्स होती है तो CSS क्या करेगा, प्रायोरिटी को सेट करेगा। अगर हमने इनलाइन प्रॉपर्टी दे रखी है तो इनलाइन CSS लगेगी। ठीक है, और हमने इंटरनल में दे रखी है तो CSS उसे लेगा, एक्सटर्नल से दे रखी है CSS उसे लेगा। पर अगर हमने इंटरनल में दे रखी है तो वो इनलाइन वाली ही मानेगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, हमारी इनलाइन वाली की। ठीक है, क्लियर? अगर क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट में थंब बना के भेजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के बाद अपना एक टैग बनाएंगे H1। इसके अंदर हम लगाएंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं, पहले हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, अब जो प्रॉपर्टी होगी वो लिखेंगे रेड, एक सेकेंड, रेड नहीं, पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कलर, उसके बाद जो हमारी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। वैल्यू हम लिख देते हैं अपनी तरफ से, कलर लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, रेड। अब हमारा टेक्स्ट होगा वो लिखेंगे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन CSS। ठीक है, उसके बाद हम हमारे H1 टैग को क्लोज कर देंगे। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारी जो पहली लाइन आ रही है, आप देख सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS। अगर हम यही बात करें तो
H1 प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी लगाई थी और H1 प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी लगाई थी, तो इसके साथ हमने इनलाइन सीएसएस दी थी। इनलाइन सीएसएस मतलब एलिमेंट के साथ में, इसलिए इसकी हाईएस्ट प्रॉपर्टी है। ये ऊपर जो हमने दी है ये कौन सी है, इंटरनल, और ये वाली कौन सी है, इनलाइन। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिना कुछ सोचे समझे बता सकते। देखिए अब हम देखते हैं हमारे सीएसएस सिलेक्टर को। सिलेक्टर क्या होते हैं, जो हमने देखा था, जो भी एलिमेंट के नाम होते हैं उन्हें हम सिलेक्टर्स में लिखते हैं। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर हमने लास्ट में देखा था। जितने भी हमें जैसे H1 पे लगाना है, तो H1 पे क्या होगा, हम H1 लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे और वैल्यू लिख देंगे। तो जितने भी हमारे वेब पेज में H1 आएंगे सब पे वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, ऑल HTML element by their giving tag same style applies to every element of that tag। जितने भी मतलब लास्ट तक जितने भी वेबसाइट में आएंगे सब पे वो सेम स्टाइल सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर इज यूज्ड टू स्टाइल वन और मोर एलिमेंट विद द सेम क्लास नेम। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि देखिए एग्जांपल में हम आपको अभी दिखाएंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए उसके बाद एग्जांपल समझाएंगे। ठीक है, इट यूजेस डॉट, जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट में लिख दिया डॉट, ये दिख रहा है डॉट, डॉट टेक्स्ट कर दिया, इसके बाद हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी। हमने पी टैग जब बनाया तो हमने क्लास में इसके साथ टेक्स्ट लिख दिया। अब इससे इसे पता चल गया कि टेक्स्ट ये है, क्लास ये वाली है। उसके बाद क्या होगा, जो भी इसका रेड कलर आएगा वो रेड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आईडी सिलेक्टर क्या होता है, ये ओनली वन यूनिक एलिमेंट के लिए होती है। जैसे हमने यहाँ पे H1 ID लिख दिया टाइटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइटल को हम जब यहाँ लिखेंगे तो हैश से लिख देंगे, कलर ग्रीन कर देंगे, तो सिर्फ यही वाला जो H1 होगा वही ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, इंटरनल वाले की, इनलाइन वाले की? ऑफकोर्स इनलाइन वाले की है ना, तो उसका कलर कैसा आ जाएगा, ग्रीन। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, पूरी वेबसाइट में जितनी भी चीजें हैं सब उसी जैसी आएंगी। जैसे उसमें हम एस्ट्रिक साइन लगाते हैं, एस्ट्रिक लगा दिया। अब जो फॉन्ट फैमिली आएगी पूरे की, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक वेबसाइट की जो भी फॉन्ट स्टाइल होगी वो कैसी होगी, एरियल। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर में क्या होता है, मतलब अगर हमें एक साथ में काफी सारे टेक्स्ट पर एक साथ में डिजाइन लगानी हो तो इसमें हम इस तरह से दे सकते हैं। देखिए कॉमा से हम सेपरेट करते चले जाएंगे, H1 H2 P, इन सब पे हमें क्या करना है, इन सब का कलर हमें कैसा चाहिए, पर्पल। तो सबके साथ हमने ग्रुप करके एक प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें देखिए ये आप लोग कोड देख लीजिए, एक बार कोड को समझ लेते हैं, आप लोग इसको रन करके देखिएगा अपने अपने एडिटर्स में। डॉक टाइप HTML हेड के अंदर में क्या किया, CSS सिलेक्टर लगा दी। सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट सिलेक्टर दिया, एलिमेंट सिलेक्टर P कलर ब्लू। ठीक है, अब डॉट नोट से हम कौन सा दे रहे हैं, क्लास सिलेक्टर, हैशटैग मेन, ये सब दे दिया हमने। फॉन्ट फैमिली H1 H2, ये कौन सा है हमारा, ग्रुप सिलेक्टर, ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। स्टाइल को हमने बंद कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडिंग H1 H2 जो इसमें आ रही है। ठीक है, P टैग, P क्लास दे दी, P ID दे दी, और फिर सब क्लोज कर देंगे। इसका आउटपुट अब हमारा कैसा आएगा, देखिए H1 H2 हमने इसके अंदर किया तो इनका कलर आएगा पर्पल, और जो फिर हमारा P टैग है, देखिए P टैग यहाँ आ जाएगा कलर ब्लू। यहाँ हमने कौन सी दे रखी है, क्लास सिलेक्टर, तो नोट में इसका कलर कैसा आएगा, देखिए रेड आ जाएगा। आईडी में कैसा आ जाएगा, हैशटैग वाला ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, चौथा है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या करते हैं, देखिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक HTML फाइल है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक CSS की फाइल है। ये दो अलग अलग फाइल हो गई। अब इसमें क्या है, हमारी पूरी CSS लिखी हुई है। H1 में देखिए H1 का हमें कलर कैसा चाहिए, पर्पल, P का कलर कैसा चाहिए, ऑरेंज। तो ये अलग अलग फाइल है। उसके बाद हमें इसे HTML से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम कनेक्ट कैसे करेंगे, लिंक डालेंगे, स्टाइल शीट href में क्या डालेंगे, जो इस फाइल का नाम होगा, style.css नाम है तो हम style.css दे देंगे। उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, देखिए इसका आउटपुट आप लोग हमें कमेंट में सेक्शन में बताइए। जो 3 बच्चे हमें सबसे पहले कमेंट में बताएंगे हम उनका नाम अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता है कि हम मल्टीपल CSS को एक साथ लगा दें, मतलब इनलाइन भी पुट कर दें और दूसरी वाली इंटरनल भी कर दें, एक्सटर्नल भी कर दें, तो एलिमेंट कैसे अपना कलर चूज करेंगे। Using multiple types of style sheets together means applying inline, external CSS in the same web. You can use inline CSS, internal CSS, external CSS in the same web page at the same time. The browser then decides which style is applied based on priority. अब इनकी कुछ प्रायोरिटी होती है।
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन की। अगर हमने किसी एलिमेंट के साथ में उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है तो उसकी प्रॉपर्टी प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी जो हमने इनलाइन में दे रखी है वही पुट होंगी, ठीक है। अगर हमने इनलाइन नहीं दे रखी है तो इंटरनल की होंगी, अगर इंटरनल नहीं दे रखी तो जो एक्सटर्नल की होंगी वो पुट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज। फॉन्ट जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनकी हम क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू कंट्रोल टेक्स्ट साइज विथ फैमिली एंड अपीयरेंस। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट फैमिली क्या होती है, डिफाइंस विच फॉन्ट विल बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसकी टाइप कैसा होगा। फॉन्ट फैमिली एरियल है, मतलब एरियल टाइप का जो टेक्स्ट होगा वो हमारी में चूज होगा। ये पूरी फैमिली होती है, मतलब किस तरह का टेक्स्ट हमें अपने पुट करना है वो से हम फॉन्ट फैमिली में दे सकते हैं। इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज कितना चाहिए, इसे हम या तो पिक्सल्स में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में देख सकते हैं। अगर अगर आपको कोई सीएसएस का कोड लिखने भी आ जाए ना तो आप फॉन्ट फैमिली मत लिखिएगा, आपसे फॉन्ट साइज लिख दीजिएगा, फॉन्ट स्टाइल बहुत मुश्किल ही लिखिएगा, जरूरत नहीं है। फॉन्ट वेट लिख दीजिएगा, इतना काफी है, ठीक है। बस लिख दीजिएगा। अगर फॉन्ट की प्रॉपर्टी पूछी जाए तो फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वेरिएंट। ओके, अब देखिए फॉन्ट साइज हमने 30 पिक्सल्स दे दिया, फॉन्ट ये पी टैग का हमने फॉन्ट साइज ये दे दिया। फॉन्ट स्टाइल हमें इटैलिक चाहिए और नॉर्मल चाहिए, अगर फॉन्ट स्टाइल हमें इटैलिक चाहिए तो इटैलिक सेट कर देंगे। फॉन्ट वेट मतलब फॉन्ट कितना बोल्ड होना चाहिए, है ना। वर्ड वगैरह में तो हम नॉर्मली बोल्ड कर देते हैं, उसके हम चूज भी नहीं कर पाते, पर हम अगर सीएसएस में करेंगे तो फॉन्ट को हम बोल्ड अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नॉर्मल चाहिए, बोल्ड चाहिए, बोल्डर चाहिए, लाइटर चाहिए, या तो हम नंबर दे सकते हैं 100 से 900 के बीच में, या फिर हम फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देंगे। और बोल्ड हमें डायरेक्ट बोल्ड लिखना नहीं है तो हम पी में जैसे हमने 600 लिखा है इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉन्ट वेरिएंट, ही इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू स्मॉल कैप्स, स्मॉलर अपर लेटर्स, ठीक है। मतलब जो भी अपर में होंगे वो स्मॉल कैप में कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, हम कलर क्या लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कहाँ होगा, मतलब सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, कहाँ होगा, ये सब फॉन्ट का अलाइन, टेक्स्ट का अलाइनमेंट देखेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन कैसी होगी, लेटर के बीच में स्पेस कितना रहेगा, वर्ड स्पेसिंग कितनी होगी, मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस कितना रहेगा, और लाइन वेट कितना होगा, टेक्स्ट शैडो कैसी बनेगी। अब चलिए देखते हैं कलर में। हम कलर तो इतनी देर से देख ही रहे हैं, कलर में हम कुछ भी दे सकते हैं, ब्लू, रेड, जो भी हमारा मन करे। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में होगी, लेफ्ट में होगी, राइट में होगी, कहाँ होगी, अपने अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्टर लिखा, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी के बाद हमने वैल्यू लिख दी। टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन चाहिए और नहीं चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम नन लिख देंगे तो हमारे नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी, और टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर हमने अंडरलाइन लिख दी तो हमारा जो टेक्स्ट आएगा उसके नीचे अंडरलाइन आएगी, ठीक है। लेटर स्पेसिंग, कंट्रोल स्पेस बिटवीन लेटर, जैसे मान के चलिए ये दो लेटर है, इनके बीच में हमें जितना गैप चाहिए उतना हम लिख देंगे। यहाँ हमने 2 पिक्सल्स लिख दिया है, आप जितनी मर्जी है उतना लिख सकते हैं। लाइन हाइट, कंट्रोल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। वर्ड स्पेसिंग, कंट्रोल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स के बीच में कितना गैप होगा, इन दो वर्ड्स के बीच में कितना गैप होगा उसे हम वर्ड स्पेसिंग से दे सकते हैं। इस तरह से हम इसमें भी पिक्सल्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। एड शैडो इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट, मतलब शैडो इफेक्ट कितनी चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से हम पिक्सल्स में इसकी वैल्यू दे सकते हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड में तो हम सब जानते हैं हम काफी सारे काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कर सकते हैं, है ना। बैकग्राउंड कलर सेट्स बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, सीधे हम बॉडी के अंदर ही तो लगाएंगे बैकग्राउंड कलर, एक स्पेशल किसी टैग के अंदर तो लगाएंगे नहीं, तो बॉडी बैकग्राउंड कलर जो भी हमें कलर देना है वो दे देंगे। बैकग्राउंड इमेज, इमेज तो हम सबको पता है हम वो देते हैं एड्रेस, तो यूआरएल दे देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड साइज में डिफाइंस इमेज साइज। अब देखिए हम मार्जिन क्या होती है, मार्जिन हमारी होती है दो बॉक्सों के बीच का डिफरेंस। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, दूसरा बॉक्स ये है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, वो हम मार्जिन से डिफाइन करेंगे, ठीक है। मार्जिन इज द आउटर स्पेस अराउंड एन एलिमेंट,
मतलब उसके बाहर का एलिमेंट का जो स्पेस होगा उसका हम डिफाइन करेंगे। इट क्रिएट्स स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास बॉर्डर है, ठीक है। इसके बाहर का स्पेस कौन डिफाइन करेगा? मार्जिन। पैडिंग इनर स्पेस को करता है, मार्जिन हमारा आउटर स्पेस को करता है। पैडिंग को वही हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। मार्जिन प्रॉपर्टी, मार्जिन में हम टॉप से कितनी गैप चाहिए हमें, राइट से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, ये सब हम मार्जिन की उससे डिफाइन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं मार्जिन में टॉप लिख देंगे, टॉप मार्जिन 20 पिक्सल, राइट मार्जिन 20 पिक्सल, जितना हमें देना है, ठीक है। मार्जिन मतलब दो बॉक्सों के बीच का डिफरेंस। ये देखिए टॉप मार्जिन H1 में हमने मार्जिन टॉप दे दिया 20 पिक्सल, और राइट में चाहिए तो मार्जिन राइट 30 पिक्सल, बॉटम में चाहिए मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। अब इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए टॉप से हमें 20 लिखी थी तो 20 पिक्सल की आ जाएगी, इधर से 30 लिखी तो 30 आ जाएगी, बॉटम से 40 लिखी 40 आ जाएगी, इधर 50 आ जाएगी। जिस हिसाब से हम लिखेंगे उस हिसाब से आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स किसका था? क्लास का, ठीक है। उसके बाद हाइट विड्थ बैकग्राउंड वगैरह हमने सब दे दिया। मार्जिन में हमने लिख दिया 20 पिक्सल। इस तरह से हम मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी पैडिंग। मार्जिन क्या था? आउटर स्पेस। पैडिंग क्या है? इनर स्पेस। मतलब बॉक्स से कंटेंट के बीच की दूरी क्या रहेगी। मान के चलिए हमारे पास बॉक्स है और यहाँ हमारा कंटेंट लिखा है, ठीक है। इस जगह की गैपिंग कितनी होगी वो हमारा कौन डिसाइड करेगा? मार्जिन। पैडिंग क्या कर रहा था? बाहर की मार्जिन क्या कर रहा था? बाहर की स्पेस। पैडिंग क्या कर रहा है? अंदर की स्पेस, ठीक है। पैडिंग इज द इनर स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इट इंक्रीज एन एलिमेंट इनर स्पेसिंग, ठीक है। जितनी हमें स्पेस चाहिए उतनी लिख देंगे। इसमें भी यही होता है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। जितनी हमें टॉप से चाहिए उतनी हम टॉप में लिख देंगे, राइट से चाहिए राइट में लिख देंगे, ठीक है। इसका ये प्रोग्राम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जो सबसे पहले पहला आंसर लिखेगा पैडिंग का उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले शाउट आउट करेंगे, ठीक है। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, इस तरह से हम सारी पैडिंग्स दे सकते हैं। पैडिंग राइट जैसे हमने मार्जिन दी थी ना, सेम वैसे ही हम पैडिंग दे देते हैं। ये हमारा पैडिंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप लोग इससे एक पढ़िएगा, उसके बाद हमें दूसरा प्रोग्राम लिख के भेजिएगा कमेंट सेक्शन। देखिए अब हम बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर तो सब जानते हैं। मतलब जो हमारा कंटेंट है उसकी जो बाहर की जो एरिया होगी उसका बॉर्डर कैसा होगा, कितना मोटा होगा, किस स्टाइल में होगा, कितनी उसकी विड्थ होगी, ये सब हम बॉर्डर की मदद से सेट करते हैं, ठीक है। द बॉर्डर इज इनलाइन बिटवीन द पेयरिंग एंड मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। Border are used to outline elements, create boxes and tables, highlight, hiding and buttons। जैसे मान के चलिए ये हमारा बॉर्डर है, ये क्या है हमारा कंटेंट, ये हमारी हो गई पैडिंग, ठीक है। पैडिंग मतलब कंटेंट के और उसके बीच का गैप, बॉर्डर। ये हमारा बॉर्डर है, इसकी स्टाइल हम सेट करेंगे, ये इतना मोटा होगा। देखिए बॉर्डर की स्टाइल में क्या होता है, नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर हम नहीं देंगे। सिंगल लाइन मतलब एक सिंगल लाइन में दे देंगे। डैश्ड लाइन मतलब डैश डैश करके जो हमारी लाइन बनती है उसमें हमने देना है। ये सब आती है हमारी स्टाइल में। बॉर्डर स्टाइल में हमने सॉलिड दे दिया, ठीक है, सिंगल लाइन आ जाएगी। उसके बाद आती है हमारी बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ कितनी मोटी बॉर्डर होगी, है ना। कलर कंट्रोल थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दे दी, बॉर्डर विड्थ हमने पिक्सल्स में या परसेंटेज में दे सकते हैं। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, इन सब से हम सबको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे चारों को हम सेम रखते हैं तो ज्यादा हमारी वेबसाइट अट्रैक्ट दिखती है, ठीक है। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ये सब तो हमें पता ही है। विथ सेट हाउ वाइड एन एलिमेंट इज, हाइट सेट हाउ टॉल एन एलिमेंट इज। मतलब विथ एलिमेंट हमारा कितना मोटा होगा और हाइट कितना बड़ा होगा। इसे हम पिक्सल्स की मदद से, परसेंटेज की मदद से और रिलेटिव टू फॉन्ट साइज की मदद से, इन सब की हमें जरूरत पड़ती नहीं है तो इन्हें इतना ध्यान मत दीजिए। विथ प्रॉपर्टी जैसे हमारा डिव टैग है उसकी हमें पूरी विथ सेट करनी है, तो विथ में हमने दे दिया 300 पिक्सल। परसेंटेज हम इस तरह से दे सकते हैं और हाइट प्रॉपर्टी हम इस तरह से दे सकते हैं। ऑटो वैल्यू मतलब अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर ली वेबसाइट, उसमें हम ऑटो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा सीएसएस का पूरा खत्म हुआ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको चैनल समझ में आया हो चैप्टर पूरा हमारा तो आप लाइक बटन दबाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनके आंसर हमें करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।